Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 13 for the class 12. We are discussing the chapter amines और वीडियो लेक्चर नंबर 12 में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी और हमने डिस्कस किया था बेसिक नेचर और बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। तो मैं उसी टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर नंबर 13 में कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए ठीक है, इसको स्टार्ट फिर से करते हैं। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिससे हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 12 जो है उससे थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन फिर से हो जाएगा और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक नेचर और बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, जहाँ तक इस कॉन्सेप्ट का जो है वो सवाल है वो ये है, मैंने आपको कहा दैट एमाइंस जो है वो बेसिस एक्ट करते हैं और वो इसलिए एक्ट करते हैं बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पे होती है और इसीलिए एमाइंस जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और वो कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट बनाते हैं। एमाइन्स का एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाना ये प्रूव करता है कि उनका नेचर बेसिक है और दैट्स व्हाई साल्ट बनता है। ठीक है ना। तो मैं एक और रिएक्शन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मान लो मेरे पास एमाइन जो है वो एरोमेटिक एमाइन है और वो सपोज मेरे पास मान लो एनिलीन है। देखिए, मान लो मेरे पास है NH2, ये भी एक एरोमेटिक एमाइन है और इसको मैं नाम दूंगा एनिलीन। आपको पता है एनिलीन में भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। अगर आपने इस एनिलीन को फिर से किसी एसिड के साथ ट्रीट किया, आपने किसी एसिड के साथ ट्रीट किया, जो एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है। और आपको पता है एमाइन्स क्या होते हैं, यहाँ पे एनिलीन है, ये बेस है, ये डेफिनेटली बेस है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाएगा। क्यों ये प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाएगा? बिकॉज नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होती है उसकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है ना। तो आपको पता है एसिड है H+Cl- होगा या X- होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। बात वही है जो मैंने आपको पहले कहा है दैट यहाँ पे जो आपका ये जो साल्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे उस पर नाइट्रोजन पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, आपने एक हाइड्रोजन प्रोटॉन की वजह से जुड़ गया। सिंस नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की, उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया और X नेगेटिव वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए रहेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका जो है वो साल्ट बना। अब इस चीज से आपको क्या क्लियर होता है, इसको कहते हैं एनिलीनियम साल्ट। इसको एनिलीनियम साल्ट कहते हैं, इस साल्ट को एनिलीनियम साल्ट कहते हैं बिकॉज एनिलीन से बना। देखो, मैं फिर से आपको ये बात कहूंगा, ये जो हमने रिएक्शन की जिससे हम एमाइन्स को एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं और उनका साल्ट बनाना, ये प्रूव करता है दैट एमाइन्स जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात समझिए, आई डोंट नो मैं पिछले वीडियो लेक्चर में वो बात कह चुका हूँ या नहीं कह चुका हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मैं यहाँ पे नोट के तौर पर लिखूंगा दैट एमाइन साल्ट्स जो होते हैं, यहाँ पे देखिए एमाइन साल्ट्स जो होते हैं, मैं लिखूंगा ए साल्ट्स मींस एमाइन साल्ट्स। सिंस ये पोलर होते हैं बिकॉज उसमें कैटाइन पार्ट और एनाइन पार्ट होता है, दे आर सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बिकॉज वाटर क्या होता है प्यारे बच्चों, वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। आपको ये चीज तो पता होगी, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, अगर ये पॉइंट नंबर 1 है तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये हुआ दैट एमाइन साल्ट्स जो है ये सॉल्युबल नहीं होंगे और नॉट सॉल्युबल, they are not soluble in organic solvents, they are not soluble in organic solvents। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं प्यारे बच्चों वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। जैसे बेंजीन है, जैसे ईथर है, वो नॉन पोलर होते हैं। इसलिए देखोगे आप एमाइन साल्ट्स उनके साथ ट्रीट जो है वो रिएक्ट सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है ना। अगर ये वीडियो लेक्चर नंबर 12 में ये पॉइंट कह चुका हूं तो ये रेपिटेशन हो रहा है आपका। अगर नहीं कह चुका हूं तो आप इस बात को गौर से समझ लीजिए दैट एमाइन साल्ट्स जो बनते हैं जब आप एमाइन को किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है ना, तो वो साल्ट्स जो है पोलर कैरेक्टर होने की वजह से वो पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर में डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में वो ऐसा नहीं दिखाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखी दैट अगर आप एमाइन साल्ट से या जो भी आपका बना, अगर आप उसको वापस
प्राइमरी अमाइन में लेना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा काम, आपको उस अमाइन को एक पर्टिकुलर बेस के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बेस लूंगा NaOH, दैट इज Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, होगा क्या बेसिकली यहाँ पे देखिए होगा क्या, आप उस टाइम देखोगे कि आपका ये जो एमाइन साल्ट है वो वापस उस टाइम एमाइन में कन्वर्ट होगा। अब हो क्या रहा है बेसिकली देखो, Na प्लस वो X माइनस को ड्यू टू हाई लाइट्स एनर्जी जो है वो माइनस NaX बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिकली दिस इज अ फेवरेबल फैक्टर। दूसरी बात वहां पे अब N पे जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसलिए उस पे लोन पेयर अपनी वापस रेस्टोर हो, यहाँ पे OH नेगेटिव यहाँ से एक एसिडिक प्रोटॉन को खींच के वहां पे वाटर बनाता है, तो उसकी वजह से आपका वापस जो है वो एनिलीनियम आयन जो है वो वो एनिलीन जो बनता है। यानी कि अगर आपको साल्ट्स को वापस पैरेंट अमाइन में चेंज करना है तो आप उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा दीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये जो मैंने यहाँ पे आपको ये पॉइंट बताया इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। देखिए मान लो अगर आपके पास एक मिक्सचर है, देखिए मान लो आपके पास अगर एक मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब किसका है, एक है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिखा OC और दूसरा है एमाइन साल्ट मैंने लिखा AS। बात समझना आराम से, आपने एक मिक्सचर लाया उसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एमाइन साल्ट है, आपको चाहिए कि आपको एमाइन चाहिए, आपको सपोज एमाइन सेपरेट करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, सिंस आपको पता है आप इसको क्या करेंगे, आप इसको वाटर में डालेंगे, आप पूरे के पूरे मिक्सचर को पानी में डालेंगे। अब देखो पानी में होगा क्या, आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो नॉन पोलर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है प्यारे बच्चों वो नॉन पोलर होता है, NP नॉन पोलर, लेकिन एमाइन साल्ट जो होते हैं वो पोलर होते हैं। अब इससे क्या होगा, इस प्रिंसिपल से इस नॉलेज से आप क्या करोगे, जो ही आप मिक्सचर को पानी में डालोगे तो पानी खुद पोलर है तो वो उसी को डिसॉल्व करेगा जो पोलर है, तो इसका मतलब है एमाइन साल्ट डिसॉल्व होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एमाइन साल्ट जो है ये पानी में सॉल्युबल होगा, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। लेकिन इसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो नॉन पोलर था, क्या वो पानी में सॉल्युबल होगा, नहीं, बिकॉज नॉन पोलर पोलर में नहीं जाता, पोलर नॉन पोलर में नहीं जाता, तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल रह गया आपका। यहां तक सबको समझ आया प्यारे बच्चों। अब जो इनसॉल्युबल रहा उसको आप फिल्ट्रेशन से आप जो है उससे छुटकारा पालोगे, उसको बाहर करोगे। अब जो सॉल्युबल एमाइन साल्ट आपका रहा, ठीक है ना, अब इसमें क्या अंदर से बचा है, उसमें तो एमाइन बचा है, आपको एमाइन वापस चाहिए तो आप उसकी क्या करेंगे, सॉल्युबल एमाइन की आप फॉर एग्जांपल बेस के साथ ट्रीट करना, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास एमाइन साल्ट था मैंने इसको बेस से ट्रीट किया, तो बेस से जब मैंने ट्रीट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे वही एमाइन मिलेगा जिसकी वजह से वो साल्ट बना था। तो ये सेपरेशन टेक्निक के लिए इस्तेमाल होता है, और द सेपरेशन ऑफ एमाइन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दिस मेथड दिस रिएक्शन इज यूज्ड। क्लियर हुआ सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको ये समझाया बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। अब देखिए अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, यहाँ तक की कहानी जो है मैंने आपको समझाई, और ये जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, इससे आपका वीडियो लेक्चर नंबर 12 का भी थोड़ा रिविजन हो गया। अब आगे चलते हैं, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन्स में जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट सर चलिए ठीक है हमने मान लिया दैट एमाइन्स बेसिक होते हैं, वो इसलिए बेसिक होते हैं बिकॉज वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, तो इस रिएक्शन से प्रूव होता है एमाइन्स बेसिक होते हैं, 100% ट्रू ना। सर आप हमें बताइए कि कोई सब्सटेंस कितना बेसिक होगा, अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस कितनी है, वो एक्चुअली आपको डिटरमिन होती है फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ Kb एंड Pkb। बात समझिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, अगर आपको ये जानना होगा कि चलिए ठीक है एमाइन्स का बेसिक नेचर तो समझ आया बिकॉज वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके एमाइन साल्ट्स बनाते हैं, ठीक है सर, लेकिन हमें बताइए ऑर्डर का क्या मतलब है, मतलब कौन ज्यादा रिएक्ट फास्ट करेगा कौन स्लो करेगा, तो यहाँ पे उसको कहते हैं हम स्ट्रेंथ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक कैरेक्टर, strength of basic character of amines, strength of basic character of amines is determined
strength of basic character of amines is determined by the values of either Kb और pKb। अब ये वैल्यूज कहां से लाते हो आप? ये आप नहीं देते हो, ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलते। मैं समझाऊंगा कैसे आप करोगे। देखिए, अब आप कहोगे सर ठीक है, अगर हमें Kb का वैल्यू पता है, जितना Kb का वैल्यू ज्यादा होगा ना प्यारे बच्चों, उतना ही pKb का वैल्यू कम होता है। बिकॉज अगर आपको याद है, नहीं याद है तो मैं बता दूं, pKb होता है बराबर माइनस लॉग ऑफ Ka। इस चीज को समझिए, यानी कि Ka का वैल्यू अगर काफी ज्यादा है, सॉरी Kb की हम बात कर रहे हो तो Kb लिखेंगे। Kb को हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, मैं अभी थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है ना। अगर Kb का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है बेसिक नेचर ज्यादा है। लेकिन अगर आप Kb को माइनस लॉग अप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं pKb। pKb का मतलब है जब आप Kb पे नेगेटिव लॉगरिथम अप्लाई करते हो। लेकिन Kb का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका नेगेटिव लॉग का वैल्यू उतना कम आएगा, उसको pKb कहते हैं। तो जिस बेस का Kb वैल्यू ज्यादा है उस बेस का pKb वैल्यू उतना ही कम होगा और उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। आपको एग्जामिनेशन में ज्यादातर pKb या pKa वैल्यू से पूछा जाता है। आप देखिए सर ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हमें बताइए जो स्ट्रेंथ है ये हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसॉल्व द पर्टिकुलर एमाइन, you have to dissolve the particular amine in water। आप पानी में उसको डिसॉल्व करोगे और उसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ का अंदाजा होगा। पानी में जब आप डिसॉल्व करोगे ना पर्टिकुलर एमाइन को, वहां से ही आपको Kb और हेंस pKb का वैल्यू आएगा। अब इस बात को समझिए कैसे। प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास कोई एमाइन है, चलो मैं एक जनरल एमाइन लेता हूं। मान लो मेरे पास एमाइन है RnH2। देखिए RnH2 मेरे पास एक एमाइन है। मैं क्या करूंगा काम, मुझे इसका बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, मुझे इसका बेसिक ऑर्डर देखना है कितना होगा। तो क्या करूंगा, मैंने ऊपर लिखा, आपको स्ट्रेंथ जानना है, आपको Kb या pKb वैल्यू जानना है। वो कैसे करेंगे, आप उस पर्टिकुलर एमाइन को पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो कीजिए पानी में डिसॉल्व। देखिए मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा, पानी होता है H2O। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझाने के लिए, इसमें डेल्टा पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन पे और ये ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब देखिए ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो यहां से प्रोटॉन खींचेगी। अब उसकी वजह से बनेगा क्या, हालांकि ये रिवर्सिबल होगा, क्यों, बिकॉज अगर आप वाटर वापस निकालोगे ना आपका एमाइन वापस बन जाएगा। अब देखिए बनेगा क्या, एक तो बना आपका RnH2 के बजाय एक और जुड़ गया तो ये बन गया 3 और इस पे प्लस चार्ज आ गया। सबको क्लियर हुआ। अच्छा और क्या निकलेगा यहाँ पे, और इसने जब प्रोटॉन लिया तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे एज नेगेटिव चार्ज जो है रेस्टोर होगी। अब ये तो पता है आपको ये हाइड्रोक्साइड आयन है, आप खुद ही बताइए ना। देखिए प्यारे बच्चों समझिए, एमाइन को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको क्या जनरेट हो रहा है, आपको हाइड्रोक्साइड जनरेट हो रहा है। तो हाइड्रोक्साइड जनरेट होना का क्या मतलब है, सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो बेसिक होगा। तो क्या एमाइन्स बेसिक है, सर है, बिकॉज आप उन्हें पानी में डालिए आपको बेसिक सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो डेफिनेटली दे आर बेसिक इन नेचर। लेकिन हमने जो बात की थी Kb pKb की, वो देखिए क्या है। देखिए आप क्या करिए, आप सिंस ये प्रोसेस रिवर्सिबल मैंने दिखाई, आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बताइए क्या होगा। लाभ मास सेक्शन अप्लाई कीजिए तो किसके बराबर होगा, दैट विल बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RnH3+, देखिए यहाँ पे ये इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय, एक तो यहाँ से मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RnH2 आएगा इनटू वाटर। लेकिन सिंस आपको पता है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेते हैं, वो कांस्टेंट लेते हैं। चलो मैं इरेज करता हूं यहाँ पे, चलिए ऊपर ये इरेज करता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं देखिए सिंस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा H2O की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो यूजुअली कांस्टेंट लेते हैं।
अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप इक्विलिब्रियम यूनिट चेक कीजिए, मैंने पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम यूनिट अपलोड कर दिया है, आयोनिक इक्विलिब्रियम भी और केमिकल इक्विलिब्रियम भी। ठीक है ना। अब देखिए किसके बराबर होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, के को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में। आप समझिए बात को। अब सिंस इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और ये भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्या मैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वाटर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH3 plus multiplied by molar concentration of hydroxide ion divided by molar concentration of ammonia, of course at equilibrium. अब देखिए इन दो का मल्टीप्लीकेशन जो है दैट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा KB से, बिकॉज यहाँ पे बेस इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए मैंने KB लिखा। तो बताइए KB किसके बराबर है? RNH2 rather 3 plus into hydroxide ion, that is OH minus, divided by RNH2। ये देख लीजिए यहाँ पे, where KB is called as ionization constant, और इसको dissociation constant भी कहते हैं, where KB is called as ionization or dissociation constant of course weak base, बिकॉज अमाइन्स जो होते हैं दे एक्ट एज वीक बेसिस प्यारे बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस अमोनियम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह नहीं होते। अमाइन्स डेफिनेटली दे आर वीक बेसिस, ये बात ध्यान में रखे, ये वीक बेसिस होते हैं ऑफ वीक बेस, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस। ठीक है ना केबी। अब आप खुद बताइए केबी का वैल्यू कब ज्यादा होगा? जब हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। क्या मैं लिख सकता हूं कि बी की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है? क्या ये सच नहीं है? देखिए खुद। ठीक है ना। केबी का वैल्यू जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एमाइन वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब है उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि केबी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो उससे केबी के वैल्यू में फर्क आएगा। टेम्परेचर यू हैव टू कीप कांस्टेंट। तो व्हाट आई एम सेइंग, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ केबी। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है ना। तो इसका मतलब है केबी जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उस बेस का उतना ही ज्यादा होगा। कहना क्या चाह रहा हूं मैंने आपको कहा कि उस जितनी अब केबी का वैल्यू ज्यादा है, जितना अब केबी का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है ग्रेटर द केबी वैल्यू ग्रेटर द बेसिक कैरेक्टर, लेसर द केबी वैल्यू लेसर द। तो इसका मतलब है केबी का वैल्यू आपको क्या दे रहा है? आइडिया, इट गिव्स यू आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ एमाइन्स। वही तो मैं कह रहा था। और जब आप इसी केबी वैल्यू पे प्यारे बच्चों नेगेटिव लॉग अप्लाई करते हो तो उसको हम कहते हैं पीकेबी। तो आपको कभी कभार केबी का वैल्यू दिया होगा या आपको पीकेबी का वैल्यू दिया होगा, तो आपको उससे ये अंदाजा लगाना है कि बेस का स्ट्रेंथ जो है, बेसिक कैरेक्टर जो है वो कितना ज्यादा है। तो मैं आपको यहां पे ये पॉइंट क्लियर करूंगा। अगर केबी का वैल्यू ज्यादा है, ऊपर एरो लिया, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम पीकेबी का वैल्यू उतना ही कम होगा। समझिए बात को, जितना केबी का वैल्यू ज्यादा, उसका जो पीकेबी वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव लॉग अप्लाई करते वो उतना ही कम होगा, और उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ जो उस बेस का होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उस बेस का उतना ही ज्यादा होगा। तो अब आप किस बेस की स्ट्रेंथ क्या है, ये यूजुअली बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और यूजुअली हम केबी के वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। ठीक है। तो याद रखिए जितना केबी का वैल्यू ज्यादा उतना ही उसके पीकेबी का वैल्यू कम, और उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है? इसका बिल्कुल उल्टा, अगर केबी वैल्यू कम, पीकेबी वैल्यू वैसे ही ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ वैसे ही कम। यहां तक क्लियर हुआ? सब बच्चों को यहां तक समझ आ गया ना? ठीक है ना। देखो अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं पहले फोन को फ्लाइट मोड पे रखता हूँ, कॉल ना आ जाए, वीडियो पॉज हो जाएगा।
तो देखिए चलिए मैं इरेज करता हूँ, ये आपको समझ आया होगा, आई होप सो। देखिए बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस में, चलिए मैं ये इरेज करता हूं। यहां पे अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको वो है रिलेटिव बेसिक ऑर्डर। यही जो केबी में बात कर रहा था, या पीकेबी वैल्यूज की बात कर रहा था, या उसको आप बेसिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। एमाइंस का बेसिक ऑर्डर क्या होगा या बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये चीज आप कहां से जानते हो, इसको आप एक और टॉपिक से जान सकते हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर बेसिसिटी। structure basicity relationship of amines। structure basicity relationship of amines। ऑर्डर का तो आपको पता होगा, ऑर्डर या स्ट्रेंथ कहां से आपको पता चलेगा, के बी या पी के बी वैल्यू से आपको पता चलेगा। जिसका के बी का वैल्यू ज्यादा होगा उसका पी के बी का वैल्यू उतना ही कम होगा और उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखिए आप इस हेडिंग से याद रखो या इस हेडिंग से याद रखो, ये एक ही बात है। जहां तक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमाइंस का सवाल है, इसका क्या मतलब हुआ, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एमाइन एक्सप्लेन्स इट इज रिलेटिव बेसिक ऑर्डर। सी व्हाट डज इट इंडिकेट, इट मीन्स how the structure of an amine, अब वो प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, एलिफेटिक अमाइन हो या एरोमेटिक अमाइन हो, जो भी हो, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइन explains its relative means comparison to others, relative basic strength का हो या बेसिक स्ट्रेंथ के बजाय आप ऑर्डर भी कह सकते हो, आप कैरेक्टर भी कह सकते हो। सबको क्लियर हुआ। अब इस चीज को समझने के लिए, सिंस आपको पता है एमाइन्स जो है वो यूजुअली हम अमोनिया से डिराइव करते हैं, तो एलिफेटिक एमाइन्स और एरोमेटिक एमाइन्स में क्या फर्क है। देखो अगर आपके पास अमोनिया है NH3, मैं इस चीज की वजाहत करूंगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होती है, और अगर आप अमोनिया से एलिफेटिक एमाइन्स हासिल करते हो, एलिफेटिक एमाइन्स अगर आप हासिल करते हो, इस चीज को समझिए, और इन अमोनिया से आप एरोमेटिक एमाइन्स भी हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ArNH2, दो चीजें हैं, या तो आप एलिफेटिक एमाइन्स हासिल कर सकते हो या एरोमेटिक एमाइन्स हासिल कर सकते हो। जिनको इस बारे में नहीं पता है मैं बोल क्या रहा हूं, वो पहले वीडियो लेक्चर्स देखे जहां पे मैंने क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर पढ़ाया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, एलिफेटिक एमाइन्स प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और थर्ड डिग्री भी हो सकते हैं, यानी कि वो RNH2 भी हो सकते हैं, वो R2NH भी हो सकते हैं, और वो R3NH भी हो सकते हैं। यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये कौन सा एमाइन है, 1 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा है 3 डिग्री। सब समझ रहे हो ना। अब देखिए, और अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लूंगा एरोमेटिक एमाइन की, एंड दैट इज एनिलीन। सबको पता है, डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज NH2। यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इसको कहते हैं एनिलीन। देखिए बात समझना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर यहां पे भी है, ये भी बेस एक्ट करेगा, ये भी बेस एक्ट करेगा, ये भी बेस एक्ट करेगा, बिकॉज यहां पे भी लोन पेयर नाइट्रोजन पे अवेलेबल है।
तो सारे के सारे जो है वो बेसिस एक्ट करेंगे, इसमें तो कोई बिल्कुल शक नहीं है, 100% वो बेसिस एक्ट करेंगे। अमोनिया भी बेस एक्ट करेगा, एलिफेटिक एमाइन्स प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड डिग्री वो भी बेसिस एक्ट करेंगे, एरोमेटिक एमाइन्स एनिलीन भी एक्ट करेगा बेस, बिकॉज सब पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है नाइट्रोजन एटम पे, इस बात को गौर से समझिए। मगर अगर हम जनरल देखेंगे, अगर हम जनरल देखेंगे सर इनमें से कौन कितना ज्यादा रिलेटिवली बेस ज्यादा एक्ट करेगा, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बेस एक्ट करने की, तो वो तो आप ऐसे यूजुअली डायरेक्टली नहीं कह सकते हो, थ्योरेटिकली नहीं कह सकते हो। आप कहोगे सर उसके लिए हमें केबी या पीकेबी वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात बताने जा रहा हूँ, चलिए मैं इसको देखो देखो एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप। क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर, इन तीन में स्ट्रक्चर और यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है? नहीं। जब इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो इनका बेसिक कैरेक्टर बेसिक ऑर्डर सेम नहीं होगा। उसी टॉपिक को कहते हैं स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमाइन्स, ठीक है ना। अब देखिए ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो ये मैं इरेज करूंगा, ये मैंने बता दिया, हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं NH3 लेता हूं, NH3, ये रहा NH3 और ये रही नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो अवेलेबल होती है एक ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अवेलेबल रहती है। एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया दैट इट एक्ट्स एज ए लेविस बेस। ये चीजें तो समझा ही है मैंने ऑलरेडी, इट एक्ट्स एज ए लेविस बेस, चलो कोई मसला नहीं। अमोनिया, जरा यहां की तरफ आइए, देखिए यहां की तरफ आइए, प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर पहले बनाता हूं, RNH2, देखिए RNH2 मैंने ऐसे बनाया, और यहां पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। जरा सेकेंडरी अमाइन का बनाओ, RNH, यहां पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और चलिए टर्शरी अमाइन पे आ जाते हैं, R और यहां पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और चलो ठीक है, मैं यहां पे एरोमेटिक अमाइन भी बनाता हूं, एनिलीन। ध्यान दे यहां पे, ये देखो सारे के सारे स्ट्रक्चर मैंने बनाए NH2 और यहां पे भी लोन पेयर अवेलेबल रहती है नाइट्रोजन पे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा बेस ये भी एक्ट करेगा, ये भी एक्ट करेंगे और ये भी एक्ट करेगा, लेकिन फर्क देखिए क्या है। देखिए इसका बेसिक वैल्यू जो भी होगा अमोनिया का वो आपको Kb वैल्यू से पता चलेगा। जरा यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे आप देखोगे दो हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन एक हाइड्रोजन के बजाय यहाँ पे R ग्रुप आया। और आपको पता है R ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं ड्यू टू प्लस I इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे एक प्लस I इफेक्ट हो रहा है, और प्लस I इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज करता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब ये एक R प्लस I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज होती है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ना, तो अमोनिया के कंपैरिजन में प्राइमरी अमाइन जो है 1 डिग्री, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू अमोनिया। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बताइए प्राइमरी अमाइन का ज्यादा होगा या अमोनिया का? जाहिर सी बात प्राइमरी अमाइन का ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है सर? यहाँ पे तो 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे तो 2 बार प्लस I इफेक्ट आएगा। तो बताइए सेकेंडरी अमाइन में प्लस I इफेक्ट कितनी बार आ रहा है सर? 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है सर? यहाँ पे 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी सर? यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी नाइट्रोजन पे। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बेसिक ऑर्डर क्या होगा सर? वो तो प्राइमरी अमाइन से ज्यादा होगा।
एंड लाइकवाइज अगर आप यहां पे प्लस आई इफेक्ट देखेंगे, अगर आप यहां पे प्लस आई इफेक्ट देखेंगे वो 3 बार है। देखिए यहां पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसका मतलब है यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी, बेसिक नेचर होगा, वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर आपको कोई पूछता है दैट एमाइन्स में से एलिफेटिक एमाइन्स में, अगर आपको कोई पूछता है दैट एलिफेटिक एमाइन्स में से, जैसे मैंने नीचे लिखा एलिफेटिक एमाइन्स में, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फिर से लिखूंगा, नोट फॉर एलिफेटिक एमाइन्स, फॉर एलिफेटिक एमाइन्स। अगर आपको कोई ये पूछ रहा है दैट एलिफेटिक एमाइन्स में से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन्स में से किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक ऑर्डर जो होगा, बेसिक ऑर्डर जो होगा या बेसिक स्ट्रेंथ भी आप उसको कह सकते हो, वो होगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, only and only when you take into consideration only the inductive effect। जब आप खाली, मैं यहां पे लिखूंगा only inductive effect into consideration, जब आप खाली inductive effect consideration में ले रहे हो, ठीक है ना, तब ये ऑर्डर है। और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमाइन्स सो फार एज वेपर फेज इज कंसर्न्ड। वेपर फेज में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दैट बताइए वेपर फेज में प्राइमरी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन्स में से ऑफ कोर्स आइसोमेरिक होने चाहिए, जाहिर सी बात है, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, दैट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। और उसका रीजन यही है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है। जितना ज्यादा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगी और उतना ही डोनेशन कैपेसिटी जो है नाइट्रोजन का बढ़ेगा। मगर ये क्या है, ये वेपर फेज में, मैंने यहाँ पे स्टार डाल दिया, ये मैं स्टार डाल रहा हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट जेई जो एम्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। सर क्या चेंज भी होगा? हाँ बच्चों, अगर आपने एक्वस फेज लिया, अगर आपने कहानी एक्वस फेज में ली, तो वहां पे कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। वहां पे खाली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, वहां पे स्टीरिक इफेक्ट्स भी ऑपरेट होते हैं, वहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट भी आ जाता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप वेपर फेज की बात करेंगे तो ये ऑर्डर होगा। और अमोनिया से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी, अमोनिया इनसे कम ही होगा। फिर आप वेपर फेज की बात करो, एक्वस फेज की बात करो, अमोनिया सबसे कम होगा इनमें से। लेकिन वेपर फेज का इनका ये ऑर्डर है, एक्वस फेज का क्या होगा वो डिफरेंट हो सकता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, वो मैं अलग वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। लेकिन अगर आप आएंगे एनिलीन की तरफ, अब यहां पे क्या एक इंपॉर्टेंट बात याद रखी आपने ये बात याद रखी, सर बेसिक स्ट्रेंथ जो है या बेसिसिटी जो है, मैं ऐसे लिखूंगा सर, बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स जो है वो बेसिकली डील करता है विद द अवेलेबिलिटी, वो बेसिकली डील करता है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। अब जितनी ज्यादा लोन पेयर के हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। जिस नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अवेलेबल होगी उसकी डोनेशन कैपेसिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे तो समझ आ गया सर, यहां पे सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी बिकॉज यहां पे 3 बार इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ड्यू टू 3 इंडक्टिव इफेक्ट बाय आर ग्रुप्स, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट है नहीं। सर इसके चक्कर में क्या है, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट तो है नहीं, यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट है नहीं बिकॉज यहाँ पे आपको आर ग्रुप नहीं दिखेगा। लेकिन आर के बजाय अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए आर ग्रुप है, दैट इज C6H5 ग्रुप, जिसको फिनाइल ग्रुप कहते हो। और प्यारे बच्चों फिनाइल ग्रुप जो है ना ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एमाइन ग्रुप। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। कैसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग? बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में आता है। जब ये डीलोकलाइजेशन में आ गया, क्या यहाँ पे अवेलेबिलिटी रह गई इसकी? हम नहीं कहेंगे रही ही नहीं, बिल्कुल, लेकिन इनसे कम रही। तो इसलिए अगर आप देखोगे दैट एनिलीन का जो बेसिक ऑर्डर होगा वो अमोनिया से कम होगा।
तो अगर आप वेपर फेज की यहां तक बात करेंगे, अगर वेपर फेज की बात करेंगे, मैं फिर से यहां पे लिखूंगा, अगर आप वेपर फेज की यूजुअली बात कर रहे हैं तो वेपर फेज में क्या हो रहा है, वेपर फेज में अगर आप बेसिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर आप बेसिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो बेसिक ऑर्डर में याद रखेंगे दैट 3 डिग्री अमाइंस जो है वो ग्रेटर होते हैं, उनका बेसिक ऑर्डर ज्यादा होता है देन सेकेंडरी, उनका प्राइमरी से ज्यादा, और सबसे कम जो होता है वो अमोनिया का होता है। सबको क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप अमोनिया की बात करेंगे और एनिलीन की बात करेंगे तो अमोनिया का एनिलीन से ज्यादा होगा। वो क्यों होगा? बिकॉज एनिलीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है नाइट्रोजन एटम पे, वो होती है डीलोकलाइजेशन में आती है, रेजोनेंस में आती है विद द बेंजीन रिंग, सिंस उसकी अवेलेबिलिटी कम रहती है। दैट्स वाई ये बेसिक ऑर्डर आपको दिखेगा यूजुअली वेपर फेज में, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेपर फेज में। ठीक है, तो यहां पे आपने ध्यान दिया। लेकिन अगर सर आपने एक्वस फेज की बात की, यानी कि एमाइंस को आपने पानी में डाला, वहां पे क्या चक्कर होगा? वहां पे खाली आप इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेंगे, मतलब होगा इंडक्टिव इफेक्ट भी, लेकिन खाली वो इफेक्ट नहीं होगा, वहां पे स्टीरिक इफेक्ट्स भी ऑपरेट होते हैं और वहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट्स भी ऑपरेट होते हैं, और ये चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होती है सिस्टम में। आपको बेसिकली एक अमाइन का बेसिक ऑर्डर बेसिकली उसके केबी या पीकेबी वैल्यू से पता चलता है। लेकिन हाँ, देयर शुड बी अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर सर्टेन क्वेश्चंस एज वेल। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट विल बी द बेसिक ऑर्डर ऑफ द अमाइन्स एंड स्पेशली द एलिफेटिक अमाइन्स। स्पेशली एलिफेटिक अमाइन्स वो ज्यादा पूछा जाता है। इन एक्वस फेज वो क्या होता है, वी आर गोना डिस्कस दैट इन द लेक्चर नंबर 14। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।